हेलो स्टूडेंट्स। आ गए ऑल्टरनेटिंग करंट का एक नया सा टॉपिक लेकर। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था आपसे टेलर सर्किट के बारे में। एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स के साथ हमने एक रेसिस्टर को और एक इंडक्टर को हमने ज्वाइन किया था एंड आफ्टर दैट पढ़े थे, उसमें लॉट ऑफ टर्म्स पढ़े थे। इम्पीडेंस क्या होता है, इम्पीडेंस ट्रायंगल कैसे बना, ठीक है, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज कैसे निकालेंगे एंड सो ऑन। बहुत सारी चीज हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो शेयर सर्किट पढ़ने वाले हैं, मतलब वैसा एसी सोर्स सर्किट जिसमें कि एक कैपेसिटर जुड़ा होगा और एक जुड़ा होगा आपका रेसिस्टर जुड़ा होगा। सो इन दैट केस वही सारे टर्म्स पढ़ना है, इम्पीडेंस पढ़ना है, इक्वेशन निकालिए V का, जबकि I का इक्वेशन दे रखा होगा, या उसका उल्टा भी हो सकता है। क्वेश्चन में आप V का इक्वेशन दे दे तो I का इक्वेशन पूछा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक CR सर्किट। इसके पीछे में हम क्या था, टेलर सर्किट, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे LCR सर्किट। इसमें तीनों कंबाइन होगा, रेसिस्टर भी रहेगा, कैपेसिटर भी रहेगा और इंडक्टर भी रहेगा। तीनों भाई वहां पर प्रेजेंट रहेंगे और काफी मजा आने वाला है LCR सर्किट में। उसके पहले हम लोग को CR सर्किट खत्म करना है, उसके बाद आएंगे LCR सर्किट में, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। CR सर्किट। तो चलिए एक हम यहाँ पर एक रेसिस्टर को ले लिए, यहाँ पर R वैल्यू है इसका, ठीक है, और इसके साथ एक कैपेसिटर हमने जोड़ दिया जिसका कैपेसिटेंस मान लेते हैं AC सोर्स, इसका कैपेसिटेंस C, ठीक। बहुत तो पढ़ना क्या है इसमें, ठीक है। हमको पढ़ना है कि अगर कोई यहाँ से करंट I = I0 sin ओमेगा t अगर क्रॉस कर रहा है एट एनी इंस्टेंट, तो इन दैट इंस्टेंट V का इक्वेशन क्या होगा। तो आप जानते हैं V0 * sin ओमेगा t ब्ला 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 समथिंग होगा। तो आपको I का इक्वेशन दे रखा है, तो इसे V का इक्वेशन निकालना है। यहाँ पर क्या आएगा, पहला चीज। दूसरा चीज, यहाँ पर जो V0 दिख रहा है, V0 का वैल्यू क्या होगा, ये भी तो हमको जानना है कि V0 का क्या वैल्यू होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब कि आपको यहाँ पर V0 के बारे में ख्याल रखना होगा, इक्वेशन आना होगा क्या बनेगा V0 का। और दूसरा चीज, ये जो फेज है ओमेगा t प्लस समथिंग या माइनस समथिंग, वो क्या होगा वो लाना, ठीक है। तो आज के चैप्टर में टॉपिक में यही पढ़ूंगा, ठीक। हाँ जी, तो मान लिया जाए कि ये रेजिस्टेंस है, तो हम ऐसा करते हैं। अब देखो वो लिखने का चीज है कि सपोज L8 resistor R and capacitor of capacitance C and is connected in a series combination as shown in figure। ये दो लाइन लिखने की चीजें बोली, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर इन टाइम t पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं R के पास। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल देते हैं R के पास, इन टाइम t निकालते हैं। सिमिलरली यहाँ पर निकालेंगे इन टाइम t कैपेसिटर के पास पोटेंशियल कितना है, और दोनों पोटेंशियल का सम = दिस कर देंगे, ठीक है। देखिए जैसे प्रीवियस लेक्चर में चला वैसे ही चलने वाला है, ठीक है। तो हम यहाँ पे करते हैं कि R के पास इन टाइम t क्या होगा, पोटेंशियल, ठीक है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा, I0 का दे रखा है। तो आपको पता है कि I0 का जो फेज होगा, I का जो फेज होगा वही फेज होगा हमारा पोटेंशियल का, बिकॉज़ क्या पर रेजिस्टेंस से पास कर रहा है। रेजिस्टेंस के केस में जो रेजिस्टेंस सर्किट पड़े, करंट और पोटेंशियल सेम फेज में होता है। तो पोटेंशियल का जब इक्वेशन लिखने जाएंगे तो फेज वही होगा जो ये करंट का फेज है। बहुत अच्छा, यहाँ पे लिख लेते हैं V0 इनिशियली कुछ तो होगा वहां पर कैपेसिटर रेजिस्टेंस के पास इनटू sin ओमेगा t। फर्स्ट देखो ये रेसिस्टर है, रेसिस्टर का इसके अक्रॉस PD निकाल रहे हैं, तो PD का वही फेज होगा जो उसे करंट पास कर रहा है उसका होगा, ठीक है। सेकंड आते हैं हम कैपेसिटर के पास, टाइम t निकालने के लिए इनिशियल तो होगा वो लिखने के पहले हम इनिशियली ये था मान के चले, इन टाइम t निकाल रहे हैं तो साइन जो है तो साइन तो आएगा ही। अब सोचते हैं sin ओमेगा t प्लस माइनस समथिंग क्या होगा, ये याद करो
याद करो जब तुम कैपेसिटिव सर्किट पढ़े थे, याद करो जब तुम कैपेसिटिव सर्किट पढ़े थे, आई क्या कहते हैं, आई लीड्स पोटेंशियल, याद आया, आई लीड्स पोटेंशियल बाय समझ गए 90 डिग्री, ठीक है। तो यहां पर देखो तो लीड कर रहा है, करंट आगे चल रहा था प्योर कैपेसिटी में, करंट आगे पोटेंशियल पीछे, तो पोटेंशियल का इक्वेशन जो करंट था तो वहां से माइनस कर देंगे, ठीक है। देखो करंट आगे पोटेंशियल पीछे 90 डिग्री का फर्क, 90 डिग्री का, तो यहाँ पर हमको पोटेंशियल या कैपेसिटेंस के पास का निकालना है, तो करंट क्या दिखता है आगे चलता है, मतलब पोटेंशियल पीछे है, तो यहाँ पर इसका फेज मिलेगा -π/2 इस सेकंड केस, ठीक है। पोटेंशियल तो पीछे, करंट आगे है तो पोटेंशियल तो पीछे है ना 90 डिग्री, पीछे करते हैं, करंट के फेज से 90 डिग्री पीछे। अच्छा अब हम जरा इसका रिजल्ट निकालते हैं। V नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करना होगा, इसका स्क्वायर प्लस कैपेसिटर के पास उसका स्क्वायर, क्यों, थोड़ा ग्राफ को देख लो, इधर मान लेते हैं हमारा V नॉट R है, तो बताओ तो R वाले से ऐसा होगा क्या, ऐसा बनेगा, देखो तो R वाला का जो फेज है उसे 90 डिग्री पीछे चल रहा है कैपेसिटेंस में, कैपेसिटर वाला में 90 डिग्री पीछे है फेज, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कैपेसिटर वाला का इधर ये तो 90 डिग्री आगे भाग गया रेसिस्टर से, रेसिस्टर का जो फेज है इसमें उसमें तो 90 डिग्री पीछे चल रहा है कैपेसिटर वाला में, तो क्या ऐसे बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, ठीक है। सो इसको पीछे बनाना पड़ेगा, नीचे की बनाना पड़ेगा, एक मिनट, हाँ तो क्या बनाना पड़ेगा, ये हम मान लीजिए इसका, तो करंट 90 डिग्री पीछे सिर्फ करें, ये पोटेंशियल में फेज क्या है 90 डिग्री पीछे, इससे 90 डिग्री पीछे का मतलब इस तरफ है, कौन आएगा, ये सी वाला V नॉट C, ठीक है। अच्छा और इस दोनों का रिजल्ट देखो, ये वेक्टर अपन पोटेंशियल तो सर स्केलर क्वांटिटी है, तो वेक्टर की तरफ क्या क्यों एडिशन कर रहे हैं, क्योंकि ये फेज का मामला है, ये फेज का मामला है, ठीक है। सो इसको वेक्टर की तरह करेंगे, ठीक है। और इस दोनों का रिजल्टेंट इसके बीच से जाएगा, ठीक है, दोनों के बीच से जाएगा। अच्छा अब जरा फॉर्मूला भी लिख लो, ये रेसिस्टर के पास क्या लिखना, I नॉट इनटू R, आपको पता है V नॉट इज इक्वल टू रेसिस्टर के पास अगर है तो I नॉट इनटू R लिखते हो आप, ठीक है। अगर पोटेंशियल पीक पोटेंशियल कैपेसिटर के पास है तो क्या लिखते हो, I नॉट इनटू कैपेसिटर में क्या पढ़े थे, रेजिस्टेंस तो नहीं आता है, रेजिस्टेंस के जैसा कोई क्वांटिटी आता है तो उस क्वांटिटी को क्या करते हैं, XC करते हैं, है ना, क्या कहते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस नाम दिया है XC, समझ में आया। अच्छा उसी तरह से हम अगर इंडक्टर के पास की बात करें तो I नॉट इनटू XL रेजिस्टेंस के जैसा वहां XL नाम का चीज आता है, तो बाय द वे ये वाला हमको अभी जरूरत नहीं है, ऐसे ही लिख दीजिए, ये वाला जरूरत अभी नहीं, इंडक्टर तो पढ़ नहीं रहे, कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, हाँ तो ये आ गया। अब यहाँ से वैल्यू पुट करो जरा, V नॉट R ये वाला वैल्यू पुट करो, और इसके जगह पर क्या लिखें, V नॉट I नॉट इनटू XC, ये होगा I नॉट इनटू XC। चलो इसको हम I नॉट का स्क्वायर R स्क्वायर प्लस I नॉट का स्क्वायर और XC का स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये पहले को पता चलेगा, ये वाला वैल्यू, ठीक है, V नॉट का वैल्यू पता चलेगा ऐसा करने से, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज at that instant जब करंट पीक वैल्यू में I नॉट है, ओके। हाँ जी, क्या कॉमन कर लेंगे आप, I नॉट का स्क्वायर कॉमन कर लोगे तो R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर होगा वोल्टेज, ठीक है। अब यहाँ से अगर V नॉट निकालें तो इसका रूट चढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, I नॉट बाहर और रूट अंडर R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर, हाँ
बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हमको आदत है V = I × R देने का, I के साथ R लगा हुआ। तो ये क्या हुआ, ये रूट वाला जो टर्म आप देख रहे हो, ये रूट वाला जो टर्म देख रहे हो, इसको R कर दिया गया। हमको देखने का आदत है I के साथ R, इसका मतलब ये जो रूट वाला चीज है ये R के जैसा होगा, रेजिस्टेंस के जैसा ही होगा। सिर्फ R तो है, इसके साथ एक और एक्सी है ना, कैपेसिटिव रिएक्टेंस जुड़ा हुआ है। तो इस पूरे को ये रूट वाले टर्म को साथ मान दिया गया, इसको Z मान दिया गया, I0 × Z1। तो V0 का वैल्यू तो हमको पता चल गया, I0 × Z। Z क्या होता है, इंपीडेंस। Z क्या हुआ, रेजिस्टेंस के जैसा, रेजिस्टेंस के जैसा कोई क्वांटिटी हो गया इंपीडेंस। तो V0 का आ गया I0 × Z, I0 × Z। इसमें I0 × R है और 90 डिग्री पीछे है करंट, फेज 90 डिग्री पीछे गया था, इसलिए ऐसे 90 डिग्री इधर में आ गया कैपेसिटर वाला, दोनों के बीच ऐसे गया, इसका फॉर्मूला लिख दिया, I0 × Z आया। अच्छा, एक चीज और देखो, इसमें देखो तो ये I0 यहाँ से I0 अगर हम खत्म कर दें तो हमारा क्या बनेगा, R, XC और Z का। अब एक चीज और देखो, जिधर रेजिस्टेंस वाला था उधर ही तो हमारा करंट भी होगा, बिल्कुल होगा। अब देखो तो इसमें क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर नजर आएगा। क्या नजर आएगा, इस सर्किट में, सीआर सर्किट में करंट अभी भी पोटेंशियल से आगे है। प्योर कैपेसिटी में क्या पढ़े थे, प्योर कैपेसिटी में पढ़े थे कि करंट लीड्स पोटेंशियल, करंट लीड्स पोटेंशियल। तो है तो I इधर है और पोटेंशियल ये फाइनल V0 वाला इस तरफ है, तो अभी भी तो इसमें आगे ही है करंट। इसका मतलब हुआ कि सीआर सर्किट इज जस्ट लाइक कैपेसिटिव सर्किट, इसमें भी करंट आगे ही है पोटेंशियल से, जो पीक पोटेंशियल है उससे अभी भी आगे है। करंट लीड्स बट 90 डिग्री, वहां पर जब प्योर कैपेसिटी में पढ़ते कि करंट 90 डिग्री आगे चलता था पोटेंशियल से, यहाँ पर क्या है, यहाँ आगे है बट 90 डिग्री नहीं बल्कि कुछ एंगल है, दैट इज मान लो फाई। यहाँ भी आगे है करंट बट नॉट बाय 90 डिग्री, दिस इज फाई, ठीक है। अच्छा चलिए मिला ना, जेड है लाइक रेजिस्टेंस, जिसको हम इंपीडेंस कहेंगे। अब इंपीडेंस क्या होता है समझ लो, इस ग्राफ को थोड़ा सा यहाँ पर बना लेते हैं, नजर आ रहा है यहाँ पर, ये मिटाना पड़ेगा, नजर आ रहा है एकदम, हो जाए। चलो तो हम क्या कर रहे हैं कि ये जो ग्राफ जो हम बनाए, ये जो ग्राफ हम बनाए, ठीक है, V0 × I0 × Z है। अब इस ग्राफ को थोड़ा सा यहाँ पर ले रहे हैं, देखो तो I0 मतलब R, Z और XC, ऐसा इस तरफ है R, इस तरफ है XC और इस तरफ जो कटा हुआ बचिया Z, ये फाइनल I0 सब खत्म किए। तो Z क्या है, ये जो इंपीडेंस है लाइक रेजिस्टेंस है इन सीआर सर्किट, ठीक है, रिजल्टेंट है किसका, R का एंड XC का। मतलब कि Z को अगर डिफाइन करने के लिए तो बोले इंपीडेंस इन सीआर सर्किट, इंपीडेंस इन सीआर सर्किट अगर बोले तो क्या बोलोगे, इक्विवेलेंट है या मतलब कि रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड रेजिस्टेंस का ये रिजल्टेंट है। और एलआर सर्किट में क्या था, वहां XL आता था, तो वहां पर अगर इंपीडेंस इन एलआर सर्किट डिफाइन कीजिए तो रेजिस्टेंस एंड XL का रिजल्टेंट, वैसे ही चल रहा है कहानी में पीछे चला था। यहाँ पर Z को डिफाइन क्या करेंगे, यूनिट क्या पढ़ोगे, Z का रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट है, रिजल्टेंट तो रेजिस्टेंस ही है ना, रेजिस्टेंस के जैसा है, इसका यूनिट Z का ओम होगा, इंपीडेंस का कोई यूनिट पूछे Z ओम जो रेजिस्टेंस का होता है। अरे रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट या रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ही होगा, यूनिट वही बनना है, ठीक है।
तो जेड का यहाँ जो फॉर्मूला बना, इस देखना जेड आर स्क्वायर प्लस एक्स3 का स्क्वायर, ये है जेड इंपेडेंस। रिजल्टेंट ऑफ ये तो अभी भी करंट इसी तरफ था ना, करंट इसी तरफ था आर की तरफ, तो करंट तो अभी भी आगे है यहाँ, ठीक है। मतलब ये कैपेसिटिव सर्किट की तरह हो गया कॉम्बिनेशन में। सीआर का कॉम्बिनेशन क्या है? कैपेसिटिव सर्किट की तरह, बिकॉज़ करंट इज लीडिंग द पोटेंशियल बाय एंगल फाई, नॉट बाय 90 डिग्री, जैसा कि प्योर में लीड करता था करंट, ठीक है। चलिए इतना लिखें आगे। और हाँ, तो इसका बात तो हम लोग कर लिए, V नॉट क्या होना चाहिए? I नॉट इनटू जेड होगा, I नॉट इनटू जेड। अब सवाल है फेज में, आते हैं फेज में क्या होगा, फिर इस पर क्वेश्चंस लगा लेंगे, इम्पीडेंस ट्रायंगल समझाएंगे। यही पे इम्पीडेंस ट्रायंगल देख लो। इम्पीडेंस ट्रायंगल क्या होता है? अगर फाई का वैल्यू हमसे पूछे, फाई का एक ट्रायंगल जैसा बना लो, मान लो यहाँ पर ये ट्रायंगल जैसे ऐसे जॉइन करती है, ये क्या है? एक्सी है, तो ये होगा एक्सी इम्पीडेंस ट्रायंगल इसको बोलते हैं। ये एक्सी हो गया और ये क्या है? आर है। तो यहाँ से tan phi इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्सी बाई आर। एक ही जैसा चल रहा है, एलआर में एक्सएल बाई आर था, एलआर में एक्सएल बाई आर था, और यहाँ पर एक्सी बाई आर है। हाँ, और ये वैल्यू एक्सी बाई आर को कैलकुलेट कर लेंगे, उतना ही करें। चलिए मिटा दें इतना। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल सही। चलिए मिटाते हैं। इन टाइम टी दोनों जगह पोटेंशियल किए और दोनों पोटेंशियल का सम इक्वल टू पीक पोटेंशियल यहां से करते हैं। हाँ आगे हाँ हाँ यहाँ पर हम क्या चाहिए था? v इक्वल टू v नॉट इनटू साइन ब्ला 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 ऐसा था। ओमेगा टी तो होगा, ये तो रहेगा ही रहेगा, साथ में इसके साथ कुछ रह नहीं सकता है, नहीं भी रह सकता है वो चीज। तो यहाँ क्या था? ओमेगा टी था इसमें। अच्छा क्या अभी आप देखें, आप देखेंगे कि आर वाला इधर था, आर वाला इधर था, करंट भी तो इधर ही जाएगा, बिल्कुल जाएगा, ठीक है। I नॉट इनटू आर, ठीक है। बीच से क्या हो रहा था? V नॉट, जिसको हम लिख दिए थे I नॉट इनटू जेड, जेड आया था अभी, ठीक है। इधर क्या था? C वाला था, XC था, इसको I नॉट इनटू V नॉट C था कैपेसिटर में, ठीक है। इसको लिख दिए ये XC, I नॉट इनटू XC। क्या कहते हैं? I नॉट दाते हैं। करंट इधर है, तो करंट अभी भी जो पीक पोटेंशियल हमारा है यहाँ से जो है पीक पोटेंशियल V नॉट, उससे आगे है करंट कितना? पाई एंगल ऑफ फाई। और इसी में आपको बता दिया भी tan phi इक्वल टू क्या करना है? जैसे ट्रायंगल बना लो कैसे जॉइन करके, तो XC बाई आर है, ठीक है। चलिए अब फेज के बारे में सोचते हैं। ये कैसा हो गया? क्योंकि करंट लीड कर रहा है, लिख देते हैं स्टील current leads potential by phi, दिख रहा है? अभी भी करंट आगे चल रहा है, phi से phi डिग्री आगे चल रहा है देन पोटेंशियल, मतलब ये कैपेसिटिव सर्किट जैसा हुआ। बहुत अच्छा, कैसा हुआ? कैपेसिटिव सर्किट जैसा, ठीक। स्टील करंट लीड्स पोटेंशियल बाय फाई, तो कैपेसिटिव सर्किट जैसा हुआ। इसका मतलब क्या हुआ जी? अब फेज लिखने जा रहे हैं वाला, यहाँ क्या वैल्यू आना चाहिए, ठीक है। तो याद रखो कैपेसिटिव सर्किट में करंट आगे, पोटेंशियल पीछे, तो हमको यहाँ करंट का इक्वेशन दे रखा है ओमेगा टी,
तो यहाँ इसका फेज क्या होगा, पोटेंशियल पीछे रहता है कितना से, फाई से, फाई से पीछे -5 कर देंगे। तो V = V0 इंटू, और V0 की जगह पे क्या लिख सकते हो आप, V0 की जगह पर हमारा आया I0 इंटू Z, है ना, इंटू sin ओमेगा t -5, खत्म कहानी। ठीक है, चलो क्वेश्चंस लगा ले, क्या है उधर। चलिए हो गया। तो क्या क्या हम पढ़े अभी, हम लोग पढ़े कि z जो है ना, z = आया √r² प्लस xc² पढ़ा। दूसरा पढ़े कि v0 अगर निकालना है तो क्या आया, I0 इंटू z, ये वाला यहाँ v0 रहता है तो उसका तो वैल्यू निकालेगा डायरेक्ट z कर लीजिए। ठीक है, इम्पीडेंस का ये फॉर्मूला आ गया। अगर I का ये फॉर्मूला है I0 इंटू sin ओमेगा t, अगर I का ये है तो V जो हमारा होगा V0 इंटू sin ओमेगा t -5, करंट से पीछे, करंट से पीछे। ठीक है, कट। अब आते हैं हम एक क्वेश्चन देख लें। ठीक है, क्वेश्चन एक देख लेते हैं ये, और इससे रिलेटेड कैसा आता है क्वेश्चन। चलिए इसको हटा दें, लिखना नोट कर लो आप, होगा तो याद है बना लेंगे। चलिए क्वेश्चन लगा लें। हाँ, तो क्वेश्चन है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर 3 ओम का दिया है और एक यहाँ पर कैपेसिटर लगा दिया, बहुत अच्छा, जिसका वैल्यू दे दिया है 25 माइक्रोफैराड। ठीक है, अब माइक्रोफैराड में दिया है तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आपको क्या क्या पता करना है, सारा चीज पता करना है। मिटा दे इधर, इधर पढ़ा। ठीक है, फाइंड फॉर्मूला, पहला आप फाइंड करो x c पता करो, कैपेसिटर जो है वो। ठीक है, दूसरा आप पता करो z पता करो, तीसरा पता करो अच्छा I का वैल्यू यहाँ दिए, I का दिए ना, I का कुछ ऐसा दे देते हैं, I = हाँ I का वैल्यू 10 sin 10⁴t प्लस 20। चलो पहला, दूसरा, तीसरा आपको I0 बताना है। चौथा I = 10 sin 10⁴t प्लस 20 दिया हुआ है। ठीक है, 3 हो गया। चौथा है आपको मान लो कि I निकालना है इन टाइम t। पांचवा निकाल लो, क्या हो सकता है, कैपेसिटर के पास इन टाइम t निकाल लो, तो आपको निकालना है I। ठीक है, इसके पास V निकाल लेंगे, है ना, V इन टाइम R के पास निकाल लो इन टाइम t। छठा हो सकता है कि आपको कैपेसिटर के पास होंगे इन टाइम। चलिए ये भी आपको निकालना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये हो सकता है, क्या हो सकता है। ठीक है, हाँ I निकालना है, V निकालना है, यहाँ V निकालना है। ठीक है, बनाएंगे, स्टार्ट करें। लेट्स ट्राई, चलिए स्टार्ट करें हम। ओके, इधर डालें। क्या करना है, इसमें जो आपका फेज है ना V का, वो पीछे रहेगा, करंट आगे रहेगा। करंट का दे रखे हैं आपको, सारा फॉर्मूला तो आपको मिल ही गया, बचा नहीं क्या तो छोड़े ही। चलिए आते हैं फर्स्ट, xc आप पढ़े हो 1/5 ओमेगा इनटू L कहाँ से, L तो इंडक्टर में आता है, ओमेगा इंटू
कैपेसिटेंस। हाँ तो आइए 1 बाय ओमेगा कितना दे रखा है, हाँ स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख लो, करंट हम दे रखे हैं करंट इक्वेशन, तो करंट का इक्वेशन लिख लेते हैं I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी ओ, सीधा सीधा आप कंपेयर कर लो ना, ओमेगा कहाँ है, ओमेगा टी का कोफिशिएंट ओमेगा कहलाता है, तो टी का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 10⁴ है, तो हमको मिल गया यहाँ 10⁴। कंपैरिजन करना है, स्टैंडर्ड इक्वेशन याद रखो, उसे कंपेयर करना। v का अगर इक्वेशन दे दें यहाँ पर तो v इक्वल टू v नॉट sin ओमेगा टी ला 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 समथिंग, ठीक है, ओमेगा आप देख लो टी का कोफिशिएंट कर कहां है, c कितना 25 माइक्रोफैराड, 25, अब ये माइक्रोफैराड फैराड में चेंज कर लेते हैं 10⁻⁻⁶, अगर ये सोल्व किया 10⁴ 10⁻⁻⁶, 10⁻⁻2 ऊपर गया तो 100 हो गया डिवाइडेड बाय 25 हुआ, दैट कम्स आउट टू बी 4 ओम। अब एक सी क्या है, इंपेडेंस है ना, रेजिस्टेंस ही तो है, अच्छा कैपेसिटी में, प्योर कैपेसिटी में पड़े, चलिए तो ये आ गया। अब अगला हमको पता करना जेड, तो इसमें जेड इक्वल क्या पढ़े, √r² प्लस xc का स्क्वायर, कैपेसिटी है xc, इंडक्टिव है xl का स्क्वायर, करंट का r का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस xc दैट इज 4 आई थिंक 5 आ गया है ना। जेड का इम्पीडेंस रेजिस्टेंस के जैसा ही होता है। तीसरा हाँ आई नॉट, तो आई नॉट निकालना है, अरे भैया आई नॉट यहाँ कंपेयर कर यही सामने दिया हुआ है, ठीक है, कितना 10 कंपेयर कर दो। हाँ वी नॉट पूछे तो कुछ सवाल है, वी नॉट इक्वल टू आई नॉट पूछे, एक और लगा लो, आई नॉट भी पता करो और वी नॉट भी पता करो। तो अब वी नॉट पता करते हैं, तो वी नॉट पता करना है तो आई नॉट इंटू जेड आ जाएगा इम्पीडेंस, फॉर्मूला लिखे हैं वी नॉट इक्वल टू जेड, पीक वैल्यू होगी तो पीक वैल्यू ये इनटू इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जिसको हम इम्पीडेंस कहते हैं, ठीक है। तो आ गया आई नॉट का वैल्यू पता है आपको, 10 इनटू जेड कितना आया आपका 5, कितना आ गया 50 वोल्ट, मतलब यहाँ से जो V इक्वल टू निकलेगा, यहाँ से जो आपका सोर्स के पास से जो V इक्वल टू निकलेगा V नॉट साइन ला 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 क्या V नॉट के जगह आपका 50, ठीक है। चलिए ऐसे समझाने के लिए तो यहाँ से लिख लीजिए आपको। अच्छा फोर्थ नंबर है आई टी, मतलब इक्वेशन ऑफ टी लिखना, इन टाइम टी, इन टाइम टी इक्वेशन। तो बताओ इनिशियली ये इन टाइम टी में क्या होगा, 5 ट्रायंगल याद है, ट्रायंगल बना लो और आते कैसे था, इधर में आपका था आर वाला था, ठीक है, ये आर वाला था, इसी तरफ आपका करंट था, सेम थिंग रहता है ना, आई और आर सेम थिंग, आई रेजिस्टिव में क्या होता है, ये तक पोटेंशियल करंट, इस तरफ क्या है एक्स सी वी नॉट सी है ना, वी नॉट सी तो आई इंटू एक्स सी, ठीक है। इधर में कौन गया था आपका वी नॉट इक्वल टू आई नॉट इंटू जेड, आई नॉट इंटू सब में आई नॉट खत्म कर दिए थे, है ना, ये बचा था, यही हमारा फाई था, करंट फाई से लीड कर रहा था, तो हमको फाई चाहिए इन टाइम टी क्या होगा, एक पार्टिकुलर टाइम पर दिया है करंट, तो आफ्टर टाइम टी पूछा है, तो आफ्टर टाइम टी हमको देखना पड़ेगा कितना करंट आगे भागा, हाँ तो हम tan फाई यहाँ से निकालेंगे, tan फाई इम्पीडेंस ट्रायंगल बना दो, ठीक है, इम्पीडेंस ट्रायंगल ये एक सी है, ये आपका एक सी हुआ जिसका वैल्यू आपको आ चुका है 4, ये आर है तो आर का वैल्यू आपको दे रखा है इस लाइन पर 3, 4/3, अब 4/3 अरे बाबू इशू
0 डिग्री जानते हैं, 30 डिग्री जानते हैं, 45 डिग्री जानते हैं, 60 डिग्री जानते हैं, 90 डिग्री जानते हैं, कैसा मिल रही है 4/3 का। इसके लिए भी हटाओ मत बच्चों, इसके लिए हमने आपको बता रखा है। क्या बता रखा है? ऐसा ऑर्डर याद रखो ट्रायंगल में 3 4 5 राइट। तो इसके हिसाब से सही है। 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 60 तो 5 आ जाएगा। और यहाँ पर आप 37 डिग्री ले लेना, 3 के जस्ट सामने वाला एंगल 37 डिग्री लेना, बहुत अच्छा। और यहाँ पर बच गया कितना? ये तो अकेला भी जाएगा 90 डिग्री, यहाँ पर बच गया आपका 53 डिग्री। तो आपको tan भी चाहिए 4/3, तो 4 परपेंडिकुलर है बेस, ये 4/3 बनेगा। मतलब कि यहाँ से अगर आप tan 53 डिग्री निकालो तो 4/3 है। तो इस 4/3 को हटाओ और tan 53 डिग्री हटाओ, यहाँ पर tan का क्या हो गया? 5 का वैल्यू हमको मिल गया 53। इसका मतलब ये हुआ कि करंट 53 डिग्री आगे चल रहा है इन टाइम t। अच्छा, ऐसा बात है। चलिए इक्वेशन लिखते हैं, इसी के जैसा चलेगा, है ना। I0 10 है sin ओमेगा t प्लस 20, ये तो रहेगा यहाँ तक। साथ में कितना पाई आगे बढ़ा, कितना 53 प्लस 53, दैट इज कितना आ जाएगा? जो करके ये दोनों 73 डिग्री कर देना। 10 sin 10⁻⁴ प्लस 73, यही हो गया करंट का इक्वेशन इन टाइम t। अब हमको भी आर बताना है इन टाइम, ठीक है। ठीक, आगे तो इसको मिटा दे, चलो बन जाएगा आज पर 5 नंबर 4 5 BRT निकालना है इन टाइम t। तो इन टाइम t पोटेंशियल चाहिए, तो इनिशियल तो रहेगा नहीं, आएंगे डालना इनिशियल वाला पहले ले लेते हैं, रेजिस्टेंस के पास का, ठीक है। अच्छा, इनटू अब क्या है, आप इनिशियल वाला तो ले लिए, ठीक है। ये r निकालना है, इनिशियल कौन है? ठीक है। तो ये तो ले लिए हम, हाँ इनिशियल वाला तो रहेगा ही रहेगा। आप इसका भी निकालोगे, इसका भी निकाल, तो इनिशियल वाला तो लेना पड़ेगा, b0 c लेना ही पड़ेगा, इनटू साइन फॉर्म में है ये साइन, तो आप साइन लगाओगे, जगह चाहिए और थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा, जगह कम पड़ रहा है। इसको मिटा देंगे, आपको जरूरत नहीं, 5 का वैल्यू पता चल गया है ना। चलिए 5 का वैल्यू पता चल गया है, इसको हम जगह मिटा देते हैं, हाँ स्पेस मिल जाएगा। ठीक है, कौन सा नंबर? 5 नंबर हम लोग डील कर रहे हैं, दैट इज BR निकालना है इन टाइम t। तो इनिशियल वाला तो लेंगे ही लेंगे, साथ में साइन क्या क्या है देखो 10⁻⁴, इतना तो पहले लिखिए। अब इससे प्लस होगा, कुछ एंगल माइनस होगा या नहीं होगा, सेम रहेगा फिर वो सब तो लिख ही लेंगे पहले, ये तो पहले लिखिए 10⁻⁴ t प्लस 20, यहाँ तक तो मेरा सही है, ठीक है। आफ्टर टाइम t का बताना है, तो इनिशियल ले लिए और साइन का जो भी हिसाब देखो। अब सोचो तीन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आफ्टर टाइम t आपको v का चाहिए इक्वेशन, तो पहले आप i का देख लो। आफ्टर टाइम t i का देख लो कि फेज क्या बना है, और जो i का फेज बना होगा वही फेज तो v का होगा जब रेजिस्टेंस से पास करें। रेजिस्टर के केस में प्योर रेजिस्टिव में तो है ना भैया, एट एनी इंस्टेंट जिस तरफ करंट जाएगा उसी तरफ पोटेंशियल जाएगा। तो हमको पोटेंशियल का इक्वेशन से ही फेज नहीं पता चल रहा है, इन टाइम t पोटेंशियल जो रेजिस्टेंस के क्रॉस है उसका फेज नहीं पता चल रहा है। तो इन टाइम t अब करंट का फेज देख लो ना, करंट का जो इन टाइम t फेज होगा वही तो पोटेंशियल का फेज होगा। हाँ, तो करंट का फेज क्या है इन टाइम t? ये आया है 10⁻⁴ प्लस ये प्लस ये, मतलब 20 प्लस 53 आया है, कितना हो गया 73। तो हम डायरेक्ट इसको यहाँ भी वही फेज लिखेंगे,
53 प्लस 53 डिग्री। जो करंट का फेज होगा इन टाइम t, वही फेज पोटेंशियल का होगा इन टाइम t, बिकॉज़ रेसिस्टर से पास कर रहा है ना, कैपेसिटर और इंडक्टर तो है नहीं। हाँ, अगला तो वही हमारा है कैपेसिटर। तो कैपेसिटर सोच लेते हैं तो क्या है, v नॉट इनटू r का वैल्यू हो जाएगी। तो आ जाएगा ये i नॉट इनटू r, ऐसे लिख सकते हैं v इक्वल टू i है, नॉट वाला इनिशियल हो जाएगा, इनिशियल वाला रेजिस्टेंस अगर कांच इनटू sin 10 टू पावर 4 प्लस इक्वल टू 73 डिग्री। ठीक है, दैट्स ऑल। छठवां निकाल VCT निकालना है, आफ्टर टाइम t निकालना है, पोटेंशियल कैपेसिटर से। याद करो करंट एंड पोटेंशियल इन कैपेसिटर। प्योर कैपेसिटी में जाओ, क्या था, कैपेसिटी में करंट लीड करता था पोटेंशियल को बाय 90 डिग्री। करंट लीड्स पोटेंशियल बाय 90 डिग्री। करंट से 90 डिग्री आगे, करंट आगे रहता था 90 डिग्री से पोटेंशियल से, मतलब पोटेंशियल 90 डिग्री पीछे है। क्या था, याद करो, प्योर कैपेसिटी करंट 90 डिग्री आगे चलता था, जो भी पोटेंशियल का इक्वेशन है उससे 90 जोड़ के हम करंट का निकाल लेते थे। लीड्स कहानी याद है ना। अच्छा, तो अगर हम I के इक्वेशन लेते हैं और V का पूछें, फेज की बात करते हैं, I का फेज दिया हुआ है और V का फेज तो 90 डिग्री पीछे है V। तो आफ्टर टाइम t की बात की जा रही है, तो आफ्टर टाइम t आप करंट में आओ ना, आफ्टर टाइम t करंट में आ जाओ। तो आफ्टर टाइम t करंट क्या है, 40 प्लस 73 है। तो इनिशियल तो रहेगा नहीं यहाँ इसका, इनटू साइन करंट का तो रहेगा नहीं पहले 10 टू पावर 4t प्लस 53। तो क्या था, आफ्टर टाइम t हम कैपेसिटेंस के पास, कैपेसिटर के पास पूछ रहे हैं, तो हमको आफ्टर टाइम t करंट वाला फेज पता होना चाहिए। I और V का ही तो फेज पड़ेगा। आफ्टर टाइम t की बात की है तो दोनों आफ्टर टाइम t की बात करेंगे। तो आफ्टर टाइम t करंट का तो हमको पता है फेज, तो V क्या होता है, 90 डिग्री पीछे, तो इसमें से 90 डिग्री करंट का आपको जो पता है उसमें से V का माइनस कर दो, बिकॉज़ याद है, नहीं याद है, इधर I वाला फेज था, इधर I का लाइन था, तो इधर में कौन होता था, XC, इधर में आपका XC वाला रहता था, R वाला, इसी तरह तो करंट रहता था I XC। इधर पोटेंशियल क्या लिखोगे, इसको V नॉट C लिखोगे, इसमें क्या लिखोगे, V नॉट R, I नॉट I दोनों में खत्म होता है वही, तो R और XC बचता है ना। तो देखो, तो पोटेंशियल का, ये पोटेंशियल का लाइन है ना, और इससे V नॉट ऐसे बनता है। ठीक है, तो इन टाइम t की बात कर रहे हैं, तो देखो तो करंट आगे है, करंट आगे, पोटेंशियल पीछे है। हाँ, ठीक है, तो इसीलिए माइनस की थी, कितना से, बाय 90 डिग्री। ठीक है, ये पोटेंशियल क्या है, 90 डिग्री पीछे है रेजिस्टेंस से। ठीक है, करंट से, क्योंकि रेजिस्टेंस को फ्लो है। चलिए फिर कितना आ जाएगा, अब V नॉट C का वैल्यू इनिशियल नहीं पता है, तो आ जाओ, V का फार्मूला हम साफ बता गए, I नॉट इनटू, अब कैपेसिटी है तो इसमें रेजिस्टेंस क्या आता है, अरे V का फार्मूला तो I टू R में जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं, V इक्वल टू I टू R, V इक्वल टू I टू R। बट ये कैपेसिटी है तो I तो रहेगा नहीं, नॉट वाला तो नॉट वाला, रेजिस्टेंस, तो कैपेसिटी में रेजिस्टेंस क्या जानते हो, GXC। ओ, अब समझिए। अच्छा, यहाँ पर हम कैलकुलेशन नहीं किए वाला, छोड़िए। I नॉट कितना आएगा, वैल्यू पुट कर लेना, यहाँ पर 10 इनटू रेजिस्टेंस कितना है, 3 का है, तो ये हो गया 30 sin 10 टू द पावर 4 प्लस 73। यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा ना, इसे हम ऊपर वाला में दिखाना गया। ठीक है, तो I नॉट है 10, तो आ गया हमारा 10 इनटू XC आया है क्या, 4 sin 10 टू द पावर 4t माइनस, माइनस करो 37 माइनस 37,
करंट का कितना था? करंट का तो 73 था ना, पोटेंशियल का 73 तो रहने नहीं रहेगा पानी, ठीक है। और उसमें से माइनस कर दिए तो कितना आ जाएगा? 70, ये आ गया माइनस करके 17 माइनस 17 7 8, ठीक है। तो ये हो गया 40, कितना आ गया 4 जा 40 sin 10⁴ माइनस 17 डिग्री। बस देख लो सारे कहानी कर रहे हैं, तो ऐसा ही आता है क्वेश्चन। और क्या है? ठीक है, बहुत। तो चलिए जस्ट 1-2 मिनट का रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। प्योर से करें शुरुआत से, इसलिए प्योर में आएंगे। प्योर मतलब कॉम्बिनेशन में आएंगे, मिलावट में, जो भी मिलावट में चल रहा है, कॉम्बिनेशन में चल रहा है। सी और आर का मिलावट कर रहे हैं, इसके पीछे एल और आर का मिलावट किए थे। और अगली बार जो पढ़ेंगे एल सी आर, तीनों का मिक्सिंग करेंगे, तीनों रहेगा सर्किट में, और तीनों रहेगा, काफी मजा आने वाला है। तब तक ये ट्राई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। ऐसे ही कुछ आने वाला है।